वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो बड़ी सनतें हैं उन पर 10% टैक्स मज़ीद लगाया जाएगा और इस टैक्स को सुपर टैक्स का नाम दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया तोला साहब आपके वक्त का। तोला साहब, पहले तो हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए कि ये सुपर टैक्स होता क्या है और ये बाकी टैक्सेस से कितना मुख्तलिफ होता है और इसका बुनियादी मकसद क्या रेवेन्यू का जो हदफ है उसका गैप कम करना होता है या कोई और भी अहदाफ हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग योर शो। देखें, एक्चुअली सुपर टैक्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पर्पस टैक्स हम ले रहे हैं और इसको इस मरतबा पॉवर्टी एलिविएशन के नाम से लिया है। आपको पता होगा कि जो हमारे बजट डेफिसिट आ रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, जो कसाद बाजारी दस्तक दे रही है दुनिया की मईशत को, तो इसके लिए हमें IMF ने जब हम गए तो IMF ने हमें ये कहा है कि 9,440 अरब 7,440 अरब आप इकट्ठे करें, 7,004 अरब नहीं चलेगा। तो 436 अरब का उन्होंने एडिशनल टारगेट आपको दिया और उन्होंने ये कहा है कि 200 अरब की आप एक कंटिंजेंसी क्रिएट करें ताकि आपके अगर बजट में कहीं कोई चीज़ रह जाती है या अगर माशी बहरान कहीं से आते हैं तो उसको निमटने के लिए जो आप अंडर प्रिविलेज तबका है, जो लो इनकम ग्रुप तबका है, उसको आप चीज़ें दे सकें। तो जब हमने ये देखा और ये इन्होंने देखा है हुकूमत ने, तो उनको ये लगा कि ठीक है, आपको ज़राए निकालने पड़ेंगे और जो सबसे अच्छा ज़रिया इनको नज़र आया वो ये सुपर टैक्स या पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स आया और इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। देखिए, ये वन टाइम टैक्स है, इसको बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये इनडायरेक्ट टैक्स है और महंगाई में इजाफा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे चीज़ों में काफ़ी असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उस प्रॉफिट पे है। देखिए, मैं आपको बता दूं, टैक्स ईयर 2022 यानी ये जो गुजर गया, 30 जून 2022 को ख़त्म होगा, उसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2022। आपने देखा होगा ये 12-13 सेक्टर अभी जब नहीं, ये तोला साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो रवां फिस्कल ईयर है जो 5-6 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये उस पे जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है ये उस पे वसूल किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं उसी की तरफ आ रहा था। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखें, बहुत सारे सेक्टर्स पे उन्होंने किया है। जब अमेंडेड फाइनेंस बिल आएगा हमारे पास तो उसमें मैं वाज़ेह तौर पे आपको बता सकूँगा, मगर आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे बैंकिंग कंपनी का टैक्स ईयर 22 होगा और इनका साल ख़त्म हुआ है 31 दिसंबर 2021 में, ठीक है जी। तो उनके ऊपर ये जो टैक्स इन्होंने लगाया है, ये पिछले प्रॉफिट जो हो चुके हैं जिसके अकाउंट बना के टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे उस पर लगेगा। इस तरीके से जो नॉर्मल कंपनीज है या इंडिविजुअल है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिनका ये माली साल टैक्स ईयर 2022 यानी 30 जून 2022 को उनको ख़त्म होगा, ये उस पे लगाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आगे वाले साल पे अभी नहीं लगाया गया, आगे वाले साल यानी पे इसका अशफाक साहब, इसका अगर मतलब लिया जाए तो ये एक तरह से इंडिविजुअल टैक्स है और डेडिकेटेड टैक्स है जो साहिब सरवत लोगों पे लग रहा है, या ये किसी सेठ पे लगेगा या ये किसी कंपनी पे लगेगा। इसका असर अवाम पे नहीं पड़ेगा क्योंकि अवाम ऑलरेडी ये दे चुके हैं और उससे कंपनी प्रॉफिट ले चुकी है। नहीं, आप मेरा ख्याल है समझ नहीं पा रहे इसको। कंपनी प्रॉफिट, हाँ, आप ये समझेंगे, चले अगर मैंने चीज़ बेची है आपको, तो आपने वो चीज़ बेची हुई चीज़ भी रख ली है अपने पास और उसी प्राइस पे आपने जब बेच दी है तो वो प्रॉफिट में मेरे आ गया है, चले, ठीक है, और उससे जो आप मुझे टैक्स देना है उसमें से आप मुझे हिस्सा दें, यही मैं कह रहा हूँ। मगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि लोगों की ये कंफ्यूजन है और उसमें पहले ये था, जब फाइनेंस बिल आया था 10 जून को, तो उन्होंने ये कहा था कि हम 2% देंगे अगर आपकी आमदनी 30 करोड़ से ऊपर होगी। मगर अब उसमें उन्होंने चेंजेस ये की है कि अगर आपकी आमदन 15 करोड़ रुपए है तो आप 1% देंगे, अगर आपकी आमदन 20 करोड़ से 25 करोड़ तक है तो आप 2% देंगे, 25 से 30 करोड़ है तो 3% देंगे और 30 करोड़ से ऊपर है तो 4% देंगे और ये वन टाइम है। अच्छा, उसमें इन्होंने 4% जनरली रखा है, उसमें से 10-12 सेक्टर जो ये डिफाइन कर रहे हैं जिसमें बैंकिंग है, शुगर है, टेक्सटाइल है, इन सब कंपनीज को उन्होंने कहा है कि जिन्होंने विंडफॉल गेन्स कमाए इंसान,
उनको कहा है कि ये आप उस पर 10% देंगे, यानी कि 6% और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये पूरा इसका खद्दो खाल है और इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी नहीं था। मेरा ख्याल है इशू ठीक है, टैक्स जब जाता है तो लोगों के काबिलियत में ये तो साहिब सरवत लोगों से है और उन प्रॉफिट्स में जो ये माजी में कमा चुके हैं। अगर इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर किसी ने 15 करोड़ नहीं कमाया तो उसको नहीं देना, किसी ने 20 करोड़ नहीं कमाया उसको भी नहीं देना। ये जो आपने बड़ा अच्छा इसको पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। बाज़ लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो कंज्यूमर है ये बोझ उस पर पड़ेगा डायरेक्टली। खैर, एक और जो मामला है जो अभी हम बात कर रहे थे, हमने देखा स्टॉक मार्केट आज भी शुरू में जब आगाज़ हुआ तो हमवार थी, फिर उसमें थोड़ी तनज़्ज़ुली हुई, फिर वो थोड़ा हमवार होना शुरू हो गई। चाइनीज़ की जानिब से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी के बाद IMF का हमें अभी भी इंतज़ार है, डॉलर कुछ नीचे भी आया है। ये अनसर्टेनिटी अब कुछ कम हो जाएगी, कुछ यकीनी सूरत हाल निकल आएगी हमारी मईशत में? देखिए, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब गैर यकीनी की सूरत हाल को हम पीछे छोड़ दें। इसमें इश्यूज देखें हमेशा ये आते हैं कि आप जिस तरीके से इसको हैंडल करना चाह रहे होते हैं ना, वो ज़रा देखना पड़ता है हमें। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब कुछ चीज़ें हमें क्लियर होती नज़र आ रही हैं। IMF से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और आप जब ये रिवाइज कर रहे हैं और जब चीज़ें आप टारगेट्स उनको बता रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनको भी एक आप पे कॉन्फिडेंस आया है। दूसरा, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस है कि जी हम हमें अच्छी एक अपना वो करेंगे। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट, कोरियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। मेरा ख्याल है एक LNG टर्मिनल के लिए मैंने जो सुना है हमारी तनाशर से या मीडिया से कि $3 बिलियन तक एक कतरी कंपनी आके वो LNG टर्मिनल यहाँ लगाना चाह रही है और $3 बिलियन तक की आपको लोन देके सस्ते स्लोप पे, यानी कि ब्रांड के स्लोप पे जो हम लेते हैं, सस्ती LNG देने के लिए आपको तैयार है। तो ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं और मेरा ख्याल है देखें वो कहते हैं ना लोएस्ट ऑफ द एप इज टर्न ऑफ द टाइड। तो एक ऐप पे आप लोएस्ट ऐप पे आप आ गए तो मेरा ख्याल है टर्न ऑफ द टाइड इज मेरा ख्याल है बड़ी वेरी मच विजिबल। जी अच्छा, अशफाक तौला साहब, अभी जो ईरान के साथ मुआहिदा तकरीबन हो चुका है बिजली का, हमारा जो पावर क्राइसिस है वो तो बिजली पैदा करके हम उससे निमट सकते हैं, लेकिन महंगी बिजली हम ईरान से और कितना फ़ायदा उठा सकते हैं उन पे जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं उसके बावजूद। और बिलखुसूस अभी आपने LNG की बात की, तो गैस के मामले में, फिर तेल के मामले में आप समझते हैं कि हम पे दबाव नहीं आएगा अगर हम ईरान के साथ हाथ बढ़ाते हैं और अपने इन क्राइसिस को उसकी मदद से मीट करें? देखना पड़ेगा। देखें वो गवादर के लिए जो आप बिजली देते हैं उसमें कोई बड़ी नहीं होती। देखें गवादर से हम ईरान से बिजली क्यों दे रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपनी बिजली भेजें। तो ऑब्वियसली ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि वहाँ से जो बिजली आएगी आगे भी ट्रांसपोर्ट करें। तो मैं नहीं समझता कि आप वही जो ईरान से बिजली, हाँ ईरान का जो था पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन थी